डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज मैं यहाँ लाया हूँ कक्षा 12 के विषय बैंकिंग में नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग संकट। बैंकिंग संकट यानी कि बैंकों पर संकट। तो बैंकों पर संकट किस तरह आता है, क्यों आता है, क्या होता है, उसके बारे में आज हम यहाँ आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो बैंकिंग संकट कक्षा 12 के बैंकिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इस टॉपिक को समझना है, याद भी करना है, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है और बार बार देखना भी जरूरी है ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो बात करते हैं बैंकिंग संकट की कि बैंकों पर संकट किस तरह आता है। तो आप देखते हैं कि वर्तमान में मोस्टली यानी अधिकतर व्यक्तियों का बैंकों में खाता है। व्यक्तियों के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो बैंकों में जमा करते हैं और यदि अचानक कोई ज़रूरत पड़ती है तो उस धन को क्या करते हैं, निकालते हैं। क्योंकि वो जो बैंक में धन जमा करते हैं वो करते तो अपनी जो भविष्य में आवश्यकता होगी उसको पूरा करने के लिए। तो हम बैंक में अपना धन जमा करते हैं और यदि हमें कोई आवश्यकता होती है तो हम उसे निकाल लेते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। यदि बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपने अपना सारा धन बैंक में जमा कर दिया और जब आप बैंक में अपना धन निकालने पहुंचे तो बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, भैया इस समय धन नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा? आपको कितना गुस्सा आएगा और आपका काम भी हो सकता है वो रुक जाए। तो क्या आप फिर भी उस बैंक के फेवर में रहेंगे? कहीं ना कहीं आप बताइए, आपका पैसा ही वो आपको लौटाने से इनकार कर रहा है, कुछ भी परिस्थिति रही हो। तो इस स्थिति में आपका थोड़ा मन तो खराब होगा ही। हो सकता है आप आगे भविष्य में उस बैंक से वो खाता ही अपना बंद करवा दें और किसी दूसरे बैंक में खोलें। तो आपका विश्वास तो टूट गया ना उस बैंक के प्रति। तो क्या होगा? यदि हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वो इसलिए ही तो जमा करते हैं कि हमारा बैंकों पर विश्वास है। नहीं तो हम क्या जाने बैंक क्या और वो व्यक्ति कौन। हम अनजान व्यक्ति के हाथ में पैसे थमा देते हैं, वो हमारे अकाउंट में जमा कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा बैंकों के प्रति विश्वास है और हमें ये पता है कि हमें आवश्यकता पड़ने पर यह पैसा वापस मिल भी जाएगा। लेकिन आवश्यकता का पड़ने पर वो पैसा वापस नहीं मिला तो हमारा विश्वास तो बैंक से उठ जाएगा ना। तो बैंकिंग संकट क्या होता है, ये एक उसकी प्रस्तावना थी। तो जब व्यक्ति बैंकों के पास अपना धन वापस लेने जाता है और बैंक उस धन को वापस करने में असमर्थ रहते हैं तो जनता के विश्वास पर जो टिके हैं वो विश्वास टूट जाता है और जनता उन बैंकों से अपने धन को वापस निकालने लगती है। मैं मान लीजिए मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं दूसरे व्यक्ति से भी कहूँगा, तीसरे से भी कहूँगा, वो औरों से कहेंगे। ये बात पूरी जनता में फैलने लगती है कि वो बैंक भुगतान करने में आनाकानी करता है, तो उसके पास बहुत से व्यक्ति जाना बंद कर देंगे। तो क्या होगा? जब व्यक्तियों का उस बैंक से विश्वास उठ जाएगा और बैंक से लेन देन करना बंद कर देंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो उस संकट का शिकार हो जाएगा बैंक और उसे अपना कार्य बंद करना पड़ेगा। तो यही स्थिति बैंकिंग संकट की कहलाती है। प्राचीन काल में जो बहुत अधिक बैंक फेल हुए थे तो उनका मोस्टली यही कारण था उनका एक महत्वपूर्ण कारण यही था कि वो जनता की मांग को समय पर पूरा नहीं कर पाए। बहुत से ऐसे कारण थे जिस कारण वो उस मांग को पूरा नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे फेल हो गए, असफल हो गए। तो बैंकों का असफल हो जाना ही बैंकिंग संकट कहलाता है, क्योंकि बैंक जनता के विश्वास से पर टिके होते हैं और जनता का विश्वास जब उन से उठ जाता है तो वो धीरे धीरे फेल होने लगते हैं, असफल होने लगते हैं। यही बैंकिंग संकट कहलाता है। ठीक है। तो भारत में जो बैंकिंग संकट सबसे पहले आया था, किस बैंक पर लगा? वो सबसे पहले भारत में 1912 में पहला बैंक फेल हुआ था। उसका नाम था दी पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया। सर्वप्रथम भारत में 1912 में द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया फेल हुआ था। बहुत से कारण हैं इसके जो फेल होने का कारण था वो था दोषपूर्ण विनियोग नीति। दोषपूर्ण विनियोग नीति का मतलब है
कि जो जनता का धन जमा होता है वो अपने पास बैंक नहीं रखते हैं, उन्हें आगे किसी कार्यों में लगाते हैं, विनियोग करते हैं, ताकि जिससे उनको भी इनकम प्राप्त हो। तो इसकी जो दोषपूर्ण विनियोग नीति थी, यानी कि जनता का पैसा ले तो लिया लेकिन उसे अलाभकारी विनियोग में लगा दिया, जहां से लाभ कम था या हानि की संभावना ज़्यादा थी, जिस कारण इसका धन वहां डूब गया, जनता का धन डूब गया और ये बैंक असफल हो गया, फेल हो गया। तो सबसे पहले भारत में जो बैंक 1912 में हुआ था, उसके बाद ये सिस्टम आगे तक चलता रहा और भारत में बैंकिंग संकट के कई सारे चरण आए। तो बैंकिंग संकट के माना जाता है कि बैंकिंग संकट के 3 चरण आए थे, यानी कि अब हम बात करेंगे भारत में संकट काल। भारत में बैंकिंग संकट काल। भारत में बैंकिंग संकट काल मैंने बताया था अभी 1912 में द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले फेल हुआ था, असफल हुआ था। उसके बाद जो प्रथम बैंकिंग संकट आया वो माना जाता है 1913 से 1917 के बीच। भारत में जो प्रथम बैंकिंग संकट आया वो ये माना जाता है कि वो 1913 से 1917 के बीच आया। इस अवधि में कुल 87 बैंक फेल हुए। कुल 87 बैंक इस अवधि में फेल हुए। ठीक है, यानी कि इस अवधि में 87 बैंकों पर से जनता का विश्वास उठ गया, लेन देन बंद हुआ और वो फेल हो गए। दूसरा जो आया द्वितीय चरण, जिसको बोलते हैं द्वितीय संकट काल, यानी कि यहाँ चरणों की बात हो रही है कि स्थिति संभली, फिर वही स्थिति हुई, तो उसकी बात हो रही है। तो ये आया था 1929 से लेके 1936 तक। ये द्वितीय चरण काल माना जाता है कि द्वितीय जो बैंकिंग संकट आया था भारत में 1929 से लेके 1936 तक आया था और इसमें कुल 481 बैंक फेल हुए। अलग अलग सन में अलग अलग बैंक हुए, 481 बैंक फेल हुए। उसके बाद आया तृतीय चरण, मानते हैं इसको। तृतीय चरण जो आया था वो आया था 1939 से लेके 46 तक। ये अवधि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की है, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की है। ठीक है, तो उस अवधि में भी ये यहाँ पर एक तृतीय चरण आया था, जिसमें 1939 से लेकर 1946 तक माना जाता है। इस अवधि में कुल 434 बैंक फेल हुए। ठीक है, 434 बैंक फेल हुए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक मंदी या अर्थव्यवस्था, बहुत सारी ऐसे कारण थे जिसके कारण देश को धन की संकट, देश में धन का संकट उत्पन्न हुआ, आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ा, आर्थिक मंदी आई और बैंक इस कारण भी फेल हुए थे। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति जो कि 1947 में हुई थी, सभी को पता है, उस अवधि के दौरान भी लगभग 30 बैंक फेल हुए थे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भी सारी व्यवस्थाएं वो चौपट हो गई थी और उस अवधि में भी 30 बैंक फेल हुए थे इन चरणों के अलावा। ठीक है, 1947 में जब भारत का विभाजन भी हुआ था तो उस अवधि में बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली थी, तो उस अवधि में भी 30 बैंक फेल हुए थे। तो ये संकट काल है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस अवधि में कितने बैंक फेल हुए और कितने बैंक किस अवधि में फेल हुए। अब बात करते हैं कि बैंक फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, क्या इसके बैंकिंग संकट के कारण है कि ये बैंकिंग संकट क्यों आता है। तो बैंकिंग संकट के कारणों की बात करेंगे अब हम, जिसमें सबसे पहले है बैंकों की छलपूर्ण नीति। बैंकों की छलपूर्ण नीति। छलपूर्ण नीति का मतलब है कि बैंक अपनी जो उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति होती थी, जो वास्तविक उसकी दशा होती थी, वो उस दशा को जनता से छुपाते थे।
जनता से छुपाते थे, यानी कि उनकी जो पूंजी होती थी, जो आपने अंश पूंजी पढ़ी है, वो अपनी दत्त पूंजी को थी तो उनकी कम, लेकिन उसको ज़्यादा दर्शाते थे। थी तो बहुत कम लेकिन उसको ज़्यादा दर्शाते थे, और जनता सोचती थी कि भाई इन पे दत्त पूंजी अधिक मात्रा में है, लेकिन वो कम मात्रा में होती थी, और ये अपने सारे काम जनता के जमा धन से ही करते थे। यानी दत्त पूंजी होती तो दत्त पूंजी से करते, लेकिन वो बहुत कम थी। उसके बाद यदि धन की आवश्यकता पड़ी तो जो जनता ने धन जमा किया है उससे ये अपने कार्यों को करते थे, उसको कार्यों में लगाते थे, जिस कारण ये जब समय आया तो उनके धन को नहीं लौटा पाए और क्या हुए, फेल हो गए, असफल हो गए। ठीक है, तो छलपूर्ण नीति भी बैंकों के असफल होने का एक कारण रही। दूसरा है असाधारण विकास। असाधारण विकास, जब स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप, जब स्वदेशी आंदोलन की एक होड़ लगी, एक आंधी सी आई स्वदेशी आंदोलन की, तो इस अवधि के दौरान बैंकों का असाधारण विकास हुआ, यानी तीव्र गति से उसमें विकास हुआ। और चाहे बैंकों के पास पूंजी थी या नहीं थी या कम थी, सारे लोग बैंकों का व्यवसाय एकदम से, बैंकों की इतनी तीव्र गति से विकास हुआ, जबकि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं थे, पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं थे, और इस प्रकार जो कम पूंजी वाले बैंक थे वो मार्केट में नहीं टिक पाए और क्या हुआ, फेल हो गए, असफल हो गए। तो ये भी उसका एक कारण रहा। ठीक है, आगे है जमा पर ऊंची ब्याज दर। जमा पर ऊंची ब्याज दर, जमा पर ऊंची ब्याज दर दिख रहा है। ब्याज दर इतनी देते थे, ऊंची ब्याज दर थी बैंकों की कि जनता ने धन जमा करा, खुद को इतनी आमदनी नहीं थी, लेकिन उन जनता को आकर्षित करने के लिए ऊंची ब्याज दर निर्धारित कर दी, और जब जनता लौटाने पैसे अपने वापस मांगने आई तो उनकी मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गए, और जब मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गए तो जनता का विश्वास उस बैंकों से उठा और बैंक क्या हुए, असफल हो गए। ठीक है, आगे है नकद कोषों की कम मात्रा। नकद कोषों की कम मात्रा या कम अनुपात बैंक को आकस्मिक समय के लिए, यानी कि अगर विपत्ति आन पड़े और सारी जनता एक साथ पैसा लेने अपना वापस मांगने आ जाए, तो इस परिस्थिति से बचने के लिए प्रत्येक बैंक अपने यहाँ नकद कोष जरूर रखता है। ठीक है, वो पर्याप्त मात्रा में नकद कोष रखता है, जिससे यदि अधिक से अधिक जनता पैसा वापस लेने भी आती है तो उनकी मांग को पूरा कर दिया जाए, जिससे उनका विश्वास ना टूटे। लेकिन नकद कोषों की मात्रा की कम मात्रा, इन्होंने अपने पास नकद कोष बहुत कम मात्रा में रखे। कम मात्रा में रखने के कारण जब जनता इनसे पैसे मांगने गई तो ये उनकी मांग को पूरा ना कर पाए, और क्या हुआ, जनता का विश्वास उठ गया और ये फेल हो गए। अपने पास पर्याप्त मात्रा में नकद कोष ना रखने के कारण कई बैंक भी फेल हुए थे। ठीक है, आगे है सट्टे का व्यवसाय। सट्टे का व्यवसाय आप समझते हैं, सट्टा, कम पैसे लगाओ और ज़्यादा प्राप्त करो। तो विनियोग के जो विनियोग एक सही विनियोग होता है उसमें तो इन्होंने पैसा नहीं करा, लेकिन अधिक मात्रा में लाभ पाने के लिए उन्होंने जनता के धन को सट्टे के व्यवसाय में लगा दिया। सट्टे का व्यवसाय मार्केट की व्यवस्थाओं पर निर्धारित होता है, कभी मार्केट में मंदी होती है, कभी तेजी होती है, तो सट्टा एक तरह से जुआ टाइप मान सकते हैं। अधिक लाभ भी होता है और बहुत अधिक हानि भी होती है, अधिक मात्रा में। मोस्टली इसमें हानि ही होती है, लाभ तो बहुत कम लोगों को होता है। तो सट्टे के व्यवसाय में जब इन्होंने पैसा लगाया और अधिक मंदी आ गई या हानि यहाँ हो गई, तो ये जनता की मांग को समय पर पूरा नहीं कर पाए और क्या हुआ, फेल हो गए। ठीक है, आगे है नेक्स्ट नंबर अकुशल प्रबंध व्यवस्था या अकुशल प्रबंध मान सकते हैं। अकुशल प्रबंध,
जब स्वदेशी आंदोलन में, अभी यहाँ पे मैंने बात की थी, जब स्वदेशी आंदोलन में बैंकों का तीव्र गति से यानी असाधारण विकास हुआ था, बैंक बन रहे हैं, लोग नए नए बैंक स्थापित हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, व्यक्ति भी चाहिए उसको चलाने के लिए। तो जल्दबाजी में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर ली जो कि क्या थे, अकुशल थे, बैंकिंग व्यवसाय से परिचित नहीं थे, किस तरह बैंकिंग व्यवसाय को चलाया जाता है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लिए जाते हैं, वो इनको लेने में असक्षम थे, यानी कि सक्षम नहीं थे। और जब परिस्थिति विपरीत हुई तो वो एक सही निर्णय नहीं ले पाए और क्या हुआ, मार्केट में ना टिक सके, फेल हो गए। तो अकुशल प्रबंध व्यवस्था के कारण भी बहुत से बैंक फेल हुए थे। ठीक है, अकुशल प्रबंध के बाद आता है दोषपूर्ण विनियोग नीति, जो मैंने सबसे पहले बताया था, दोषपूर्ण विनियोग नीति। दोषपूर्ण विनियोग नीति अभी मैंने जिक्र किया था द पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया का, तो वो उसके फेल होने का कारण दोषपूर्ण विनियोग नीति ही थी। यानी कि विनियोग नीति का मतलब होता है कि धन को लाभ वाले और सुरक्षित स्थान पर लगाना। ऐसा नहीं कि लाभ ही लाभ हो रहा है, सुरक्षित नहीं है, उसमें लाभ भले ही हो लेकिन धन की सुरक्षा की भी गारंटी हो। ज़्यादा पैसा मिल रहा है मान लीजिए हमें पैसा लगाने पर, लेकिन उसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, पैसा डूब सकता है, तो ये तो नुकसानदायक है ना। तो विनियोग ऐसा होना चाहिए जहाँ धन की भी गारंटी हो, आय की भी गारंटी हो और सुरक्षा की भी गारंटी हो। धन की गारंटी मतलब तरलता की गारंटी हो कि पैसा वापस हमें मांगने पर मिल जाए। तो दोषपूर्ण विनियोग नीति के सिद्धांत भी आपको मैंने पढ़ाए हैं। उनकी अवहेलना करते हुए बैंकों ने अंधाधुन अपने जो जनता का धन था उसे लगा दिया और वो पैसा सही समय पर नहीं मिल पाया या डूब गया, जिस कारण बैंकों पर से जनता का विश्वास उठ गया और वो गए, क्या हुआ, फेल हो गए। ठीक है, आगे है बैंकिंग विधान का अभाव। बैंकिंग विधान का अभाव। बैंकिंग विधान तो 1949 में बना था ना, तो उससे पहले अब कोई बैंकिंग विधान ही नहीं है, किस तरह कार्य को कराया जाए, क्या व्यवस्थाएं हैं, ये बैंक किस चीज़ से परिचित थे, ना सरकार का कोई नियंत्रण था इतना, तो जिस कारण ये अपनी मनमानी करते रहे और क्या हुआ, नहीं टिक पाए, मार्केट में फेल हो गए। तो बैंकिंग विधान ना होने के कारण ये अपनी मनमानी करते रहे, सरकार का नियंत्रण अधिक नहीं था, जिस कारण ये फेल हो गए। आगे है जो कि बहुत खतरनाक है, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन, प्रतियोगिता, दूसरे से प्रतियोगिता करना। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि ये दूसरे बैंकों से प्रतियोगिता करने लगे, क्योंकि सब अपने अपने, सरकार का कोई बैंक ऐसा निश्चित नहीं था कि ये सरकारी बैंक है, मोस्टली व्यापारिक बैंक यानी प्राइवेट बैंक होते थे जिसमें कि व्यापारियों का पूंजी लगी होती थी। अब क्या हुआ, अधिक लाभ कमाने के चक्कर में दूसरे बैंक से प्रतियोगिता करने लगे। दूसरे बैंक से प्रतियोगिता करने के लिए बेकार की नीतियां ले आए, जैसे ऊंची ब्याज दर देना या ग्राहकों को प्रलोभन देना तरह तरह के। तो प्रतियोगिता के कारण ये इतने हो गए कि दूसरे बैंक को गिराने के चक्कर में ये खुद ही गिर गए। तो पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण बहुत से बैंक फेल हुए थे। और आगे लास्ट नंबर की मैं बात करूंगा, जिसकी मैंने अभी करी भी थी, सरकारी हस्तक्षेप ना होना। सरकारी हस्तक्षेप ना होना यानी सरकारी बैंक उस समय था नहीं, सरकार का कोई इतना नियंत्रण नहीं था, तो सरकार की कोई हस्तक्षेप था नहीं और वो अपनी ही नीतियों पर चलते रह गए। सरकार ने कोई नीति इस तरह की बनाई नहीं, तो जिससे वो क्या हुआ, बेकार नीतियों के कारण बहुत से बैंक भी फेल हुए। तो हमने यहाँ आज देखा बैंकिंग संकट, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा बार देखना है ताकि ये समझ में आ जाए। हेडिंग्स याद करी हैं, कारण भी आते हैं, अर्थ भी आता है और उसका संकट काल भी आ जाता है। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।